हेलो फ्रेंड्स, दिस इज द सेकेंड वीडियो लेक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ सीरीज। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कितने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो बेसिकली 10 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम लोग आज डिस्कशन में रखेंगे। सो द फर्स्ट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज लाइक जो उसका डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट हमने लास्ट क्लास में किया था डिस्कस कि दैट एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो कोई भी अगर एग्रीमेंट है वो वैलिड होगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा अगर वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होने के लिए उसको एक एग्रीमेंट होना चाहिए और जो बेसिक एसेंशियल्स हैं लाइक फ्री कॉन्सेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, ये सारी जो चीज़ें हैं, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, ये सारी चीज़ें अगर एसेंशियल्स हैं देन दैट एग्रीमेंट विल बी becoming a valid contract which will be enforceable by law. Now second type of contract, ये जो voidable contract और void contract है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें डिफरेंस पूछा जाता है और ये दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस voidable contract is given in section 2I। सेक्शन 2I में ये गिवन है, ठीक है। voidable contract का जो डेफिनेशन है, तो सेक्शन 2I of the Contract Act says an agreement which is enforceable by law at the option of one party, one or more of the parties, but not at the option of other or others is a voidable contract। इसका मतलब क्या होता है? at option of one party but not at option of other or others। तो देखिए एक लीगल लैंग्वेज है, इसको इस लीगल लैंग्वेज में इन्होंने ड्राफ्ट किया। बट बेसिकली वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट फोर्सफुल किया गया हो, फ्रॉड से किया गया हो, मिसरिप्रेजेंटेशन से किया गया हो, अंडी इन्फ्लुएंस से किया गया हो, कोएर्जन से किया गया हो। मान लीजिए अगर दो पार्टी है ए एंड बी और ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया लेकिन फ्रॉड से किया, कुछ एक्टिव फैक्ट्स को छुपाए, उसने जो फैक्ट्स इंपॉर्टेंट थे उसका कंसीलमेंट किया और उसने कुछ फ्रॉड करके बी का कॉन्सेंट ले लिया। तो क्योंकि यहाँ बी का कॉन्सेंट फ्री नहीं था, ये कॉन्ट्रैक्ट का एक एसेंशियल होता है फ्री कॉन्सेंट। तो क्योंकि यहाँ बी का कॉन्सेंट फ्री नहीं था, सो दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइडेबल। अब इसका मतलब क्या है? ए ने बी के साथ फ्रॉड किया और कॉन्ट्रैक्ट तो किया, बट ये वॉइडेबल है। वॉइडेबल क्यों है? अगर बी चाहे तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर बी चाहे तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। सो इट इज एट द ऑप्शन ऑफ बी। तो ये ऐसा नहीं कि एकदम कंप्लीटली अनइन्फोर्सेबल है, इट कैन बी इन्फोर्सेबल। अगर मान लीजिए बी कहता है कि चलो ठीक है फ्रॉड से ही किया बट चलो मेरे को ये कॉन्ट्रैक्ट करना है, सो यू ऑल्सो डू योर पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड आई विल डू माई पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन, तो ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल हो जाएगा। बट अगर बी चाहे तो ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं होगा। सो इट डिपेंड्स ऑन द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी। जिस पार्टी के साथ कुछ भी गलत हुआ है उस पार्टी पे ये डिपेंड करेगा। तभी इसके डेफिनेशन में दिया हुआ है एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स। एक पार्टी के ऑप्शन पे ये डिपेंड करता है, वो पार्टी 1% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है, इसीलिए वन और मोर पार्टीज यहाँ दिया हुआ है। तो अब जैसे कि अगर मान लीजिए किसी ने अगर मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके सिर पे बंदूक रख के उससे बोला कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, तो ये कोएर्जन हो जाएगा, ये भी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। इट विल डिपेंड ऑन द एग्रीव्ड पार्टी लेटर ऑन वेदर ही वांट्स टू इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। तो ये आपका हो गया वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट विच इज गिवन इन सेक्शन 2I। नाउ वी विल सी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज गिवन इन सेक्शन 2J। तो यहाँ ये सेक्शन 2J में इसका मेंशन किया गया है, ठीक है। Void contract is a contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable। अब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि इन्फोर्सेबल, इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल। जब बना था उस समय तो ये इन्फोर्सेबल था, बट लेटर ऑन कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए कि इट बिकेम अनइन्फोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ, तो ये वॉइड हो गया। अब ये वॉइड शुरू से भी हो सकता है। अगर हमने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा, शुरू से ही वॉइड रहेगा।
और मान लीजिए अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट किया लेट्स से सिलिकॉन रॉड्स का या सिलिकॉन का कुछ इंस्ट्रूमेंट का, और बाद में गवर्नमेंट जो होती है, जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया उस समय तो ये वैलिड था, बाद में गवर्नमेंट सिलिकॉन के खरीद बेच पे रोक लगा देती है, तो ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। जब बना था उस समय तो ठीक था, बट अब ये वो अब अब ये वॉइड हो गया, अब ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो गया, अब ये अनइन्फोर्सेबल बाय लॉ हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसे लॉस लिया है कि सिलिकॉन का जो ट्रेडी है वही इलीगल हो चुका है। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है देन इट विल बी वॉइड। सो बोथ द पार्टीज इवन इफ दे वांट दे कांट डू सो, दे कांट इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या था, अगर एक पार्टी चाहे जिसके साथ गलत हुआ है वो इन्फोर्स कर सकती है, बट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में इट इज वॉइड, अब दोनों पार्टी चाह के भी वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं हो सकता। अगर हमने मान लीजिए कोई ड्रग्स में जो कुछ मेडिसिन है उनका कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया, बट अब उस टाइप की मेडिसिन को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, तो नाउ इट बिकेम अनइन्फोर्सेबल, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। सो नाउ द थर्ड टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब ये अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया कि जब वो बना था उस समय तो वैलिड था, बट ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट या ड्यू टू सम लॉ इट बिकेम अनइन्फोर्सेबल नाउ। जैसे कि एक होता है, एक एक्ट है लिमिटेशन एक्ट, उसमें ये कहता है कि भाई कुछ पीरियड के विद इन ही आपको उसको फाइल करना होगा, अगर आपको अपना कुछ बेनिफिट चाहिए, अगर आपको कुछ भी कंप्लेंट है वो एक पीरियड के विद इन ही कोर्ट में फाइल करना होगा। तो मान लीजिए वो कॉन्ट्रैक्ट बार्ड बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन है, या उसमें कुछ टेक्निकल डिफेक्ट है लाइक राइटिंग या रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है उस कॉन्ट्रैक्ट की, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट अनइन्फोर्सेबल हो जाते हैं। ठीक है। Now we have express contract. So express contract is like when both offer and acceptance are in spoken word or in written word which are completely clear, then it is an express contract. Now we have implied contract. Now what is implied contract? Implied contract में हो सकता है कि word spoken या written ना हो, but by the conduct of the parties there is a contract. For example, अगर मैं कोई कैफे में जाऊँ और एक ड्रिंक पीता हूँ, मतलब मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, आई हैव टू पे फॉर दैट ड्रिंक, है ना, भले मैंने पहले लिखा नहीं था, तो इट इज बाय कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। नाउ वी हैव क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट, इट इज ऑल्सो वेरी इसेंशियल। क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज ने एक्चुअली कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं किया, बट कुछ ऐसे सिचुएशन हो जाते हैं जिसमें लॉ रिकॉग्नाइज करता है कि देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जब लॉ रिकॉग्नाइज करता है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है ड्यू टू सम स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, तो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस का होना यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस आपके सेक्शन 68 टू 72 में दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को किसी ने मान लीजिए ए को किसी ने बी समझ के पैसा दे दिया, तो नाउ ए का ऑलरेडी ड्यूटी है ये नहीं कि वो पैसा रख ले, उसका ड्यूटी ये है कि वो बी को वापस पैसा दे दे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में आ गया। मैं किसी घर पे रह रहा हूँ और उस घर में पहले और कोई रह रहा था, तो और फॉर एग्जांपल अगर मेरे को किसी का कुछ खोया हुआ सामान मिला, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, तो अब ये मैं ये नहीं कि वो सामान मैं अपने पास रख लूँ, अगर वो पर्सन मेरे को मिलता है तो मेरे को वो सामान देना पड़ेगा। तो ये एक क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट है, इस पर हम लोग डिटेल में करेंगे डिस्कशन, ये सेक्शन 68 से 72 में दिया हुआ है। अगर कोई आके कोई कॉबलर है वो मेरा शूज साफ कर रहा है और मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने उससे पूरी बेनिफिट ले ली, देन मैं एक कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता हूँ, मुझे उसके वो पैसे देने पड़ेंगे। मैं नहीं हो सकता था कि मैं ये नहीं बोल सकता कि मैंने तो आपसे बोला ही नहीं था मेरे शूज साफ करने के लिए, क्योंकि मैंने शूज साफ करवा लिए, भले ही वो खुद से आके कर रहा था, बट नाउ आई हैव टू पे। तो ये क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट, इसको कहते हैं पेमेंट फॉर नॉन ग्रेचुअस एक्ट्स। Now we have to see executed contract and executory contract. So अगर both the parties have performed their share of obligation, अगर दोनों parties ने अपना अपना obligation कर दिया है, then it is an executed contract। जैसे कि अगर मैं दुकान में गया, मैंने पैसे दिए, उसने मेरे को एक पेन दे दिया, पेन खरीदने गया था, तो दोनों पार्टीज ने अपना ऑब्लिगेशन उसी समय कर दिया।
इवन इफ अगर एक पार्टी ने भी अपना ऑब्लिगेशन किया है तो भी उसको एग्जीक्यूटेड ही कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, भले ही उसको कहा जाएगा यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, इट विल बी एग्जीक्यूटेड बट इट विल बी कॉल्ड यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। अगर दोनों पार्टी में ने किया है अपना अपना ऑब्लिगेशन तो वो एग्जीक्यूटेड हो जाएगा। अगर एक पार्टी ने भी कर दिया अपना ऑब्लिगेशन इट विल बी एन एग्जीक्यूटेड बट इट विल बी यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। अब एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इन दोनों में भी डिफरेंस पूछ लेते हैं। जैसे वॉइड और वॉइडेबल में पूछ लेते हैं ना, वैसे इसमें भी डिफरेंस पूछ लेते हैं। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि बोथ द पार्टीज हैव स्टिल टू परफॉर्म देयर शेयर ऑफ ऑब्लिगेशन, उनको अभी भी अपना ऑब्लिगेशन करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक कॉबलर के साथ किया कि तुम मेरे लिए शूज बनाना, तब मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तो अब वो बनाएगा और मेरे को तब पैसे देने हैं, तो दोनों का फ्यूचर में है अभी ऑब्लिगेशन। इसको कहते हैं बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, अभी एक भी पार्टी ने नहीं किया है। अगर एक भी पार्टी ने अपना ऑब्लिगेशन कर दिया देन इट विल बी एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नाउ वी विल सी व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है, इसमें देखिए एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटिव में पूछ लेते हैं डिफरेंस, वॉइड वॉइडेबल में पूछ लेते हैं, और क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट का पूरा भी एक चैप्टर ही है सेक्शन 68 टू 72। अब देखिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है जब हमें ढेर सारे लोगों के साथ सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना पड़ता है, तो हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं ड्राफ्ट, जिसमें उनका बस साइन चाहिए होता है। तो जैसे कि रेलवे का टिकट एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बना रहता है, उसमें बस जो भी कस्टमर आएगा उसको साइन करना होगा, या इंश्योरेंस पॉलिसी, शेयर्स, ये सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में बने हुए हैं। तो इसमें क्या है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में थोड़ा दिक्कत ये होती है कि जो पार्टी ने पहले से कर दिया है ड्राफ्ट उसको थोड़ा एडवांटेज होता है, उसमें ऐसे कौन से क्लॉज होंगे जो कि हम तो साइन कर रहे हैं, हमें तो पता नहीं, हमने तो अभी ढंग से देखा नहीं उसको। तो कहीं ना कहीं बार्गेनिंग पावर में जो पार्टी ने ड्राफ्ट किया है वो थोड़ी सी एडवांटेज में रहती है। तो इसीलिए इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए रीजनेबल नोटिस देना जरूरी है। ठीक है, अगर जैसे कि कुछ ऐसे क्लॉज है, मान लीजिए रेलवे का टिकट है उसके पीछे भी कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं, तो कुछ उसमें रीजनेबल नोटिस होना चाहिए कि फॉर कंडीशन सी बैक या टर्न द टिकट अराउंड, ताकि हमें पता चले। हो सकता है कि पीछे ये कंडीशन दिया कि अगर रेलवे पे कोई भी सामान खोया तो रेलवे अथॉरिटीज लायबल नहीं होंगे, तो ऐसे कंडीशंस को जानना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बहुत ही छोटे छोटे में लिखा हुआ है तो फिर वो कंडीशन आपको बताना पड़ेगा कि ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है, क्योंकि हो सकता है कि एक प्राइमा फेसाई देखने में समझ में ना आए, तो एक रीजनेबल नोटिस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नाउ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रीजनेबल होना चाहिए, ऐसे एग्जेम्पशन क्लॉज नहीं डाल देने चाहिए कि हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी अगर कोई भी कुछ भी नुकसान हो जाता है। जो रीजनेबल ड्यूटी है वो होनी चाहिए। जैसे अगर एक परमानेंट एम्प्लॉय को उसके कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ टर्म डाल दिया गया हो कि 3 मंथ्स के नोटिस में आपको निकाल दिया जाएगा, तो वो परमानेंट एम्प्लॉय है, ये अनरीजनेबल है किसी के साथ भी करना। या अगर हम किसी को उसकी जो ड्यूटी है, लॉफुल ड्यूटी है, उसको ना करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर दें कि ये अपनी लॉफुल ड्यूटी नहीं करेगा, तो वो भी अनरीजनेबल होगा। ठीक है, और कोई भी ऐसे क्लॉज नहीं होने चाहिए जो कि नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी के हो, जो एक कोर हो लाइबिलिटी का। जैसे एक ड्राई क्लीनर है, वो अपने फॉर्म में ये नहीं लिख सकता कि जो भी कपड़े आपने दिए ड्राई क्लीन करने के लिए अगर वो खो गए तो हम एकदम ही लायबल नहीं होंगे। तो ऐसा एग्जेम्पशन क्लॉज नहीं डाल देना है। ऐसे में होता क्या है प्रॉब्लम कि ये लोग एग्जेम्पशन क्लॉज डाल देते हैं कि अगर कुछ भी दिक्कत हुई तो हम एकदम कंप्लीटली नॉन लायबल है, तो ये भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, रीजनेबल एग्जेम्पशन क्लॉज चलेगा, बट एकदम कंप्लीटली अपने आप को लाइबिलिटी से कर देना कि अगर एक ड्राई क्लीनर है, अगर उसने ऐसा क्लॉज डाल रखा है कि अगर ये कपड़े खो भी गए तो हम लाइबल नहीं होंगे एकदम, तो ये रॉन्ग है क्योंकि ही इज एक्टिंग एज अ बेली। ठीक है, नाउ स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो एग्जेम्पशन क्लॉज होता है उसको स्ट्रिक्ट उसका देना चाहिए इंटरप्रिटेशन, उसको क्या नाम है बहुत ही ज्यादा वाइडर टर्म नहीं देना चाहिए, वरना तो लोग सारे लायबिलिटी का कर देंगे एग्जेम्प्ट। नाउ वी हैव स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन, इंग्लैंड में एक ऐसा एक्ट है जो कि एक्सक्लूड करता है, लिमिट करता है एग्जेम्पशन क्लॉज डालने के लिए। ठीक है, अब नाउ वी हैव अ केस इंडियन एयरलाइन वर्सेस माधुरी चौधरी। इसमें क्या हुआ था कि रेलवे टिकट में के पीछे लिखा था कि अगर कुछ भी गलती रेलवे सॉरी एयरलाइन टिकट के पीछे लिखा हुआ था कि कुछ भी गलती अगर हमसे होती है, डिफेक्ट, और प्लेन क्रैश होता है, कुछ भी होता है, तो डेथ के लिए हम कॉम्पनसेशन नहीं देंगे। तो ये एग्जेम्पशन क्लॉज को कोर्ट ने वैलिड कर दिया था। तो ये दिखाता है कि इंडियन लॉज में कहीं ना कहीं एग्जेम्पशन क्लॉज की जो वाइड है, विड्थ है,
वो काफ़ी लंबी है। तो एक ढंग से इसको ये थोड़ा रॉन्ग वे में दिखाता है। सो थैंक यू ऑल। दिस